गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज से जो है अपनी एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है। और इस क्लास में अकाउंटेंसी वाले चैप्टर का, जो अकाउंटेंसी अपना सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी क्लास 11th का, अपन सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज अपन पहला चैप्टर ले रहे हैं, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और इस चैप्टर के दो पार्ट आएंगे। आज के पार्ट में हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में जो है इसके अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का सार पढ़ लेते हैं कि चैप्टर का जो मीनिंग है अपने को क्या है। कि जो हमारा लेखांकन है उसका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यताएं हैं। भारत में कौटिल्य के समय में लेखांकन विकसित अवस्था में था। यानी कि जब प्राचीन काल में कौटिल्य का समय था, उस समय भी लेखांकन विकसित अवस्था में था। सदियों से लेखांकन लेखापाल के वित्त संबंधी हिसाब किताब रखने तक सीमित रहा है। लेखापाल का मतलब है अकाउंटेंट। ठीक है। जो लेखांकन है वो अकाउंटेंट के जो फाइनेंस संबंधी कार्य होते हैं, हिसाब किताब रखने का जो है, वहां तक सीमित रहा है। आधुनिक परिवर्तनशील युग में व्यावसायिक वातावरण ने लेखापाल को संगठन एवं समाज दोनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एवं कार्यों के पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया है। यानी कि जो वर्तमान का परिवर्तनशील युग है, उसमें जो व्यावसायिक वातावरण है उसके अंदर लेखापाल का जो कार्य है वो संगठन और समाज के साथ ही दोनों में उसकी अपनी भूमिका और कार्यों के पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया गया है। यही कारण है कि आज के युग में आर्थिक व्यवहारों का लेखा पुस्तकों और बहियों में लिखना व्यापारिक संस्थाओं, गैर व्यापारिक संस्थाओं या व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए अति आवश्यक होता है। तो यह था लेखांकन का इतिहास। लेखांकन का अर्थ अगर अपन पढ़ें तो लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों और घटनाओं को लिखने और वर्गीकृत करने की कला एवं विज्ञान है। यह बात इंपॉर्टेंट है कि जो लेखांकन होता है वो व्यावसायिक लेन देनों और घटनाओं को लिखने और वर्गीकृत करने की क्या होती है, एक कला और विज्ञान होती है। यह उल्लेखनीय है कि लेखांकन उन्हीं लेन देनों का लेन देनों का किया जा सकता है जो वित्तीय प्रकृति के हों। यह बात इंपॉर्टेंट है कि हम केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा करते हैं बच्चों जो मौद्रिक प्रकृति के होते हैं, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, उन्हें ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तथा जिन्हें प्राय मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, तो वो वित्तीय प्रकृति के लेन देन होते हैं। लेखांकन में सारांश लेखन, विश्लेषण और निर्वचन भी शामिल होता है, और यह परिमाणात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है। एक इसकी डेफिनेशन है लेखांकन की, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिसको शॉर्ट में अपन AICPA बोलते हैं। लेखांकन का जो संबंध है उन लेन देनों और घटनाओं को जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की एक कला से है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन अपने को इसी प्रकार से देखनी है, इसको याद रखना है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की क्या परिभाषा यहाँ पर दी गई है। परिभाषा में बच्चों जो शब्द दिए गए होते हैं उनको एज इट इज अपने को याद करना होता है। इस प्रकार इस यहाँ पर जो है इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिख कर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से
हाँ बच्चों, थोड़ा सा फोन आने की वजह से डिस्टरबेंस हो गया। तो अपन देखते हैं यहाँ पर इस परिभाषा की डेफिनेशन दे रखी है अपने को, इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिख रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़ों को उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह इसकी डेफिनेशन है, ये अपने को ध्यान रखनी है। इसके बाद में लेखांकन की प्रकृति की अगर अपन बात करें तो लेखांकन की जो हमारी प्रकृति है, उक्त परिभाषा के आधार पर लेखांकन की प्रकृति से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार से हैं। तो लेखांकन की जो प्रकृति होती है वो आर्थिक घटनाएं होती है उसके अंदर, जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले आर्थिक घटनाओं का हम पहचान करते हैं, उनका मापन करते हैं, उनका अभिलेखन करते हैं और संप्रेषण करते हैं। संगठन यानी जिस व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं अपन तैयार करते हैं और सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है एग्जाम में कई बार कि लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन से होते हैं। तो देखो, दो प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं, एक तो होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता और एक होते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। ठीक है, हाँ बच्चों, तो आंतरिक उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य कार्यकारी, वित्तीय प्राधिकारी। मुख्य कार्यकारी का मतलब होता है जो व्यवसाय के मेन मालिक होते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वित्तीय अधिकारी, फाइनेंस अधिकारी जो होते हैं, उप प्रधान होते हैं, व्यवसायिक इकाई प्रबंधक होते हैं, संयंत्र प्रबंधक होते हैं, स्टोर प्रबंधक होते हैं और लाइन पर्यवेक्षक होते हैं। ठीक है, ये आंतरिक उपयोगकर्ता के अंतर्गत आते हैं। बाह्य उपयोगकर्ताओं में वर्तमान एवं बाह्य भावी निवेशक यानी शेयर धारक, लेनदार, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान, ऋण पत्र धारक आदि आते हैं। अन्य ऋणदाता आते हैं, कर अधिकारी आते हैं, नियमन एजेंसी आती है, कंपनी मामलों का जो विभाग होता है वो आता है, कंपनी रजिस्ट्रार आता है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसको अपन शॉर्ट में सेबी बोलते हैं, ये भी जो है आंतरिक उपयोगकर्ता में आता है। स्टॉक एक्सचेंज है, श्रम संगठन है और व्यापारिक संघ है। और इसके बाद में है ग्राहक, सरकार और जनता, ये भी जो है बाह्य उपयोगकर्ताओं के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है लेखांकन के उप क्षेत्र या शाखाएं। तो देख, लेखांकन के उप क्षेत्रों में अगर बात करें तो लेखांकन का क्षेत्र व्यापक रूप से होता है और उसकी अनेक शाखाएं हैं। सबसे पहले है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन के अंदर जो है बच्चों, हम किसी भी संस्था के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जो काम होता है वो होता है वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लागत लेखांकन में क्या होता है कि जब किसी भी व्यापार के अंदर वस्तुएं तैयार की जाती है तो वस्तु की लागत निकालने का कार्य जो होता है वो लागत लेखांकन में होता है। वस्तु की लागत यानी कि किसी भी वस्तु का निर्माण करने में कितनी उसकी लागत लगेगी और उसका लेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये जो बात हम करते हैं वो लागत लेखांकन में करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये सीखते हैं कि जो लेखांकन सूचनाएं तैयार की गई हैं उनका विभिन्न निर्णयों के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। तो लेखांकन की ये उप शाखाएं या क्षेत्र होते हैं। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं की अगर बात करें तो लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं में उस लेखांकन सूचना का परिणाम है जो इसकी बोधगम्यता एवं उपयोगिता को बढ़ाती है। लेखांकन सूचना का निर्णय लेने में उपयोगिता के मूल्यांकन के लिए इसमें विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता तथा तुलनात्मकता का गुण होना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको आप याद रखेंगे। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं, तो गुणात्मक विशेषताओं में सबसे पहले विश्वसनीयता की बात आती है कि जो लेखांकन सूचनाएं वो विश्वसनीय होनी चाहिए, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके। इनके लिए पर्याप्त मात्रा में इनके साक्ष्य और सबूत होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में इनके स्रोत, प्रलेख और प्रमाणक होने चाहिए, जिसकी सहायता से कोई भी जो लेन देन हुआ है उसका अपन क्या दे सके, प्रूफ दे सकें। तो स्रोत, प्रलेख और प्रमाणक यहाँ पर होने चाहिए। प्रासंगिकता, जो सूचनाएं जिस संबंध में तैयार की गई है वो उसी संबंध में होनी चाहिए, यानी कि उनसे कोई और अलग मतलब नहीं निकलना चाहिए। बोधगम्यता का मतलब यह होता है कि कोई भी सूचनाएं जो लिखी गई है वो आसान भाषा में होनी चाहिए और समझ में आने योग्य होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए सूचनाएं तैयार की जा रही हैं
जिन व्यक्तियों के लिए सूचनाएं तैयार की जा रही है उन व्यक्तियों को ये सूचनाएं समझ में आनी चाहिए। तुलनीयता की अगर बात करें तो तुलनीयता का मतलब ये होता है कि लेखांकन सूचनाएं तुलना करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार से सूचनाएं तैयार होनी चाहिए जिनका तुलना हम एक वर्ष के साथ दूसरे वर्ष के साथ तुलना कर सकते हैं। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर है और हमारा प्रीवियस ईयर है, उसके साथ अपन तुलना अगर कर सके लेखांकन डेटा की, तो इस प्रकार से उनमें सूचनाएं होनी चाहिए। और एक फर्म की दूसरी फर्म से तुलना भी अगर करनी हो तो वो भी ऐसी बात इसके अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार से डेटा तैयार करनी चाहिए जिससे उसके अंदर तुलना वाली बात होनी चाहिए। लेखांकन के उद्देश्यों की अगर अपन बात करें तो लेखांकन के उद्देश्यों में हम याद रखेंगे व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब किताब रखना। यानी कि सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है लेखांकन का वह है व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब किताब रखना। लाभ अथवा हानि की गणना करना, यह भी हमारा एक उद्देश्य है। वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, यानी कि जो व्यवसाय है उस व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना भी लेखांकन का उद्देश्य होता है। उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध करवाना, व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण करना और कर संबंधी विवरणी तैयार करना, वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना और लेखांकन की भूमिका लेखांकन विवरणों एवं प्रतिवेदनों के रूप में संगठन की वित्तीय स्थिति एवं संचालन परिणामों को प्रदर्शित करता है। ये लेखांकन की भूमिका होती है। इससे पहले आपके लेखांकन के सारे उद्देश्य कंप्लीट हो गए हैं और ये उद्देश्य इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब किताब रखना लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। लाभ हानि की गणना करना, यह भी इसका उद्देश्य होता है। वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करना, आप जानते हैं वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने के लिए हम एक महत्वपूर्ण विवरण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट करके रिप्लाई देना। ठीक है, किसी भी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की गणना करने के लिए कौन सा विवरण पत्र बनाते हैं, उसका नाम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, लाभ हानि की गणना करने के लिए तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वित्तीय स्थिति की गणना करने के लिए कौन सा विवरण पत्र बनाते हैं, ठीक है, जिसका टोटल बराबर आना जरूरी होता है, तो उस वित्तीय विवरण का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना यह भी लेखांकन का उद्देश्य होता है। व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण रखना और कर संबंधी विवरण तैयार करना। इसका मतलब जो रिटर्न फाइल करने की बात आती है वो रिटर्न फाइल वाली बात भी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे जीएसटी की रिटर्न है, इनकम टैक्स की रिटर्न है, वो सारी रिटर्न्स वगैरह फाइल करने की बात भी लेखांकन के उद्देश्य के अंतर्गत आती है। वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना भी लेखांकन के उद्देश्यों में आता है। अब है लेखांकन की भूमिका। लेखांकन विवरणों और प्रतिवेदनों के रूप में संगठन की वित्तीय स्थिति और संचालन परिणामों को प्रदर्शित करता है, अतः इसे व्यवसाय की भाषा भी कहते हैं। याद रखें, लेखांकन जो होता है व्यवसाय की भाषा भी कहलाती है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहलाती है। यह उपयोगकर्ताओं को सेवा भी प्रदान करता है। अब अपन यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द, ठीक है, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। सबसे पहले बात करें एंटिटी यानी इकाई। इकाई से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है जिसका एक निश्चित अस्तित्व है। एक लेखांकन प्रणाली को सदा विशिष्ट व्यावसायिक अस्तित्व के लिए तैयार किया जाता है, जिसे लेखांकन इकाई भी कहा जाता है। लेखांकन इकाई का मतलब होता है व्यावसायिक इकाई जिसकी लेन देनों का हम लेखांकन करने वाले हैं। इसके बाद में है लेन देन यानी ट्रांजेक्शन। दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेन देन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स अगर सेल किया है तो ये एक क्या है, यहाँ पर लेन देन होगा जिसका कोई मूल्य होता है। जैसे ये नगद भी हो सकता है और ये उधार भी हो सकता है। इसके बाद में परिसंपत्तियां, किसी व्यवसाय के ऐसे आर्थिक स्रोत जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जा सके तथा जिनका व्यवसाय के परिचालन में उपयोग किया जाता हो। यानी कि ऐसे संसाधन जिन्हें व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग में लेने के लिए व्यवसाय में रखा जाता है उन्हें हम संपत्तियां कहते हैं। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि, ये वो संसाधन होते हैं बच्चों जिनकी सहायता से हम व्यापार को लंबे समय तक कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट देयताएं। देयताओं का मतलब होता है पेबल्स यानी डेब्ट्स, ऐसी देनदारियां या ऋण जिनका भुगतान व्यावसायिक इकाई द्वारा भविष्य में किया जाना है, देय ऋण या देयताएं कहलाता है। उदाहरणार्थ ऋण पत्र, देय बिल, लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ऋण आदि ये लाइबिलिटीज होती हैं, देनदारियां होती है जिनका पेमेंट व्यवसाय के द्वारा करना होता है। देनदारियां यानी कि लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज को हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं दायित्व।
ये ऐसे ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनको व्यवसाय के बाहर चुकाना होता है। इसके बाद में होता है कैपिटल। कैपिटल के बारे में आप जानते हैं, पूंजी किसी व्यावसायिक संस्था के स्वामी द्वारा व्यवसाय संचालन करने के लिए किया गया निवेश, इन्वेस्टमेंट पूंजी कहलाती है। सेल्स की अगर बात करें, विक्रय, वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री या उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम जो होता है वो हमारा विक्रय कहलाता है। मतलब वस्तुओं को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है वो भी हमारी सेल्स है। सेवाओं के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है या उपयोगकर्ताओं को जो सेवाएं प्रदान करते हैं उनसे जो इनकम अपने को प्राप्त होती है वो हमारी सेल्स होती है। सेल्स आपकी नगद भी होती है और उधार भी होती है। इसके बाद में है आगम यानी कि रेवेन्यू। आगम से आशय रोकड़, प्राप्य रकमों या अन्य परिणामों के ऐसे सकल अंतर्वाह से है जो व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं से जो अंतर्वाह यानी कि व्यवसाय के अंदर आने वाली जो इनकम है वो रेवेन्यू कहलाती है। जैसे विक्रय आमदनी यानी कि माल बेचने से राशि प्राप्त होना, कमीशन प्राप्त होना, ब्याज प्राप्त होना, लाभांश प्राप्त होना, रॉयल्टी प्राप्त होना, किराया प्राप्त होना, तो ये सब क्या होती है, हमारे व्यवसाय की आगम होती है यानी रेवेन्यू होती है। एक्सपेंसेज की अगर बात करें, व्यवसाय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में लगने वाली लागत। लागत यानी कि ऐसे खर्चे जो व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए करने पड़ते हैं उन्हें हम व्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ मूल्यह्रास, किसी भी संपत्ति को लगातार प्रयोग में लेते हैं उसके मूल्य में कमी होती जाती है। ठीक है। मजदूरी, किराया, ब्याज, वेतन, पानी, बिजली, टेलीफोन व्यय, व्यवसाय का सफल संचालन करने के लिए हमें ये खर्चे करने होते हैं। ये खर्चे जब अपन हर साल करते हैं तभी हमें वहां पर माल बेचने में सुविधा होती है और हमें जो है व्यवसाय के लाभ कमाने में सुविधा होती है। खर्च की अगर बात करें, किसी लाभ, सेवा या संपत्ति को प्राप्त करने पर राशि व्यय करना या देनदारी उत्पन्न करना खर्च की श्रेणी में आता है। मतलब किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए या सेवा या संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो भी राशि खर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, खर्च कहते हैं। व्यय करना खर्च कहलाता है, या देनदारी उत्पन्न करना भी खर्च कहलाता है। देनदारी उत्पन्न करने का मतलब होता है कि पेमेंट अभी नहीं किया, बाद में करेंगे। उधार खरीदा है तो पेमेंट बाद में करेंगे, तो यह भी एक प्रकार का खर्चा होता है। यदि इस खर्च का लाभ 1 वर्ष के भीतर मिलता है तो इसे व्यय कहते हैं। ठीक है, आगम व्यय कहते हैं। जिन खर्चों का लाभ 1 वर्ष तक मिलता है उन्हें हम आगत या आयगत व्यय कहते हैं, और जिन खर्चों का लाभ एक से अधिक वर्षों तक मिलता है उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। आप जानते हैं पूंजीगत व्यय ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे किसी व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और लाभ कमाने की क्षमता को बनाए रखने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसे हम आयगत व्यय कहते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट है लाभ एक लेखांकन वर्ष में व्ययों पर आमदनी का आधिक्य है। मतलब आपके जो व्यय हैं वो क्या है, ज्यादा है किससे, आपकी आय से। अगर आपके खर्चे, सॉरी, आपकी जो आय है वो खर्चों से ज्यादा है, व्ययों पर आमदनी का आधिक्य। ठीक है। आय, व्यय तो है आपके कम और आय है आपकी ज्यादा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। अगर इसका उल्टा हो जाए कि हमारी आय तो है कम, ठीक है, आय लेस देन एक्सपेंसेस, ठीक है, आय तो है आपकी कम और खर्चे आपके ज्यादा, तो उसे हम बोलेंगे लॉस। अभिवृद्धि, अर्निंग या इंक्रीज, व्यवसाय में लेन देनों से होने वाले लाभ या संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों से हमारा जो भी प्रॉफिट होता है उन प्रॉफिट की वजह से संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, उसे भी हम क्या कहते हैं, अर्निंग या इंक्रीज कहते हैं। इसके लिए एक सही वर्ड यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ग्रोथ। व्यवसाय की ग्रोथ होती है। किसी व्यावसायिक अवधि से संबंधित आगम से अधिक व्यय का, आगम से व्यय का आधिक्य, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपकी खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है तो उसे हम हानि कहते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्काउंट यानी बट्टा। किसी व्यवसाय में विक्रय मूल्य में की गई कटौती को हम डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट पता है आपको दो तरह का होता है। एक डिस्काउंट होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं, जो माल की बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है। और एक डिस्काउंट होता है जो नगद पैसा जल्दी प्राप्त करने के लिए दिया दिया जाता है, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रमाणक यानी कि वाउचर, किसी व्यावसायिक लेन देन के समर्थन में जो प्रपत्र तैयार किया जाता है उसे हम प्रमाणक कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो तरह के प्रमाणक यानी कि वाउचर अपन तैयार करते हैं। एक होता है आपका
कैश वाउचर यानी कि नगद वाउचर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, नगद वाउचर। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डेबिट वाउचर और एक होता है क्रेडिट वाउचर, ठीक है ना। पढ़ा हुआ है अपन ने, नाम प्रमाणक और जमा प्रमाणक। तो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर होते हैं जिसके अंदर खर्चों का अगर भुगतान करना है डेबिट वाउचर बनाते हैं, और अपने को रिसिप्ट प्राप्त करनी है क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। और साथ में बनते हैं आपके नॉन कैश वाउचर, यानी उधार वाले लेन देनों के लिए जो वाउचर बनते हैं वो नॉन कैश वाउचर बनते हैं। बच्चों वाउचर ऐसे प्रमाणक होते हैं, ऐसे प्रपत्र होते हैं जिनकी सहायता से यह तय किया जाता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। और आपके ये जो कैश मीमो, बीजक, रसीद वगैरह होते हैं ये स्रोत प्रमाणक होते हैं, ध्यान रखना। ये जो उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं ये प्रमाणक के उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण है स्रोत प्रमाणक के, ठीक है। जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, मूल प्रमाणक जो होते हैं ये उनके उदाहरण हैं, ठीक है, वाउचर के नहीं है, याद रखना इस चीज को। वाउचर अलग होते हैं और स्रोत प्रलेख अलग होते हैं। माल की अगर बात करें, व्यवसायी जिन उत्पादों का क्रय एवं विक्रय करता है अथवा उत्पादन एवं विक्रय करता है उन उत्पादों को हम क्या कहते हैं, माल कहते हैं। इसके बाद में है क्रय। क्रय यानी कि परचेज, किसी व्यावसायिक द्वारा नगद या उधार प्राप्त ऐसी वस्तुओं का कुल मूल्य जिन्हें विक्रय करने के लिए प्राप्त किया गया है उसे हम क्रय कहते हैं। यानी कि व्यवसाय के लिए माल खरीदना क्रय कहलाता है। नगद या उधार प्राप्त ऐसी वस्तुओं का मूल्य जिन्हें बेचने के लिए खरीदा गया है, ठीक है, तो उसे हम परचेज कहते हैं, क्रय कहते हैं। आहरण की अगर बात करें, ड्राइंग्स, किसी व्यवसाय में उसके स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाली गई नगद धन राशि या वस्तुओं का मूल्य आहरण कहलाता है, ठीक है। देखो बच्चों अपन यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं और टॉपिक्स को, मेन मेन टॉपिक्स को अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डिटेल में इनको अपन नहीं देख रहे हैं। रिवीजन करने के बाद में अपने को इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। तो एक या दो क्लास के अंदर ये आपके थ्योरी वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जब आपके प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स आएंगे जिसमें आप जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे, वहां पर फिर मैं आपको डिटेल में कंप्लीट करवाऊंगा उनको, तो आप ये ध्यान रखना। अभी थ्योरी अपन ब्रीफली पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टॉक। वर्ष के प्रारंभ में या वर्ष के अंत में व्यवसाय में जो वस्तुएं, अतिरिक्त पुर्जे और अन्य सामग्री हाथ में होती है उन्हें हम स्टॉक या रहतिया कहते हैं। ये हमारा एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक के रूप में होता है। वर्ष के प्रारंभ में अगर कोई माल का स्टॉक रह गया है तो उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और वर्ष के अंत में अगर कोई स्टॉक रह गया उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। डेटर्स की अगर बात करें, देनदार किसी व्यावसायिक संस्था को जिन व्यक्तियों या इकाइयों से उन्हें वस्तुएं सेवाएं उधार उपलब्ध करवाने के बदले कुछ धनराशि प्राप्त करनी है उन्हें हम देनदार कहते हैं। यानी जिन व्यावसायिक संस्थाओं को या जिन व्यक्तियों को या इकाइयों को हमने उधार माल बेचा है या उधार सेवाएं प्रदान की है और बदले में उनसे कुछ राशि प्राप्त होने वाली है उन्हें हम देनदार कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। और लेनदारों की अगर बात करें तो किसी व्यावसायिक संस्था को जिन व्यक्तियों या इकाइयों को या उनसे वस्तुएं या सेवाएं उधार प्राप्त करने के बदले कुछ धनराशि का भुगतान करना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, लेनदार कहते हैं, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर से इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में पूछा है उसका कमेंट करके आप जरूर से रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।